नमस्कार इंडिया, मैं हूं शिवांगी, फाउंडर ऑफ स्टोरीज ऑफ इंडिया। आज का एपिसोड जो हमने शूट किया है वो हार्ट डिजीज़ के ऊपर है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर निखिल मोतीरामानी जी, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपके लिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड नॉलेजेबल थिंग्स लेकर आई हूँ मैं, तो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड। वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया सर। मैं बहुत टाइम से आपको कवर करने की कोशिश कर रही थी एंड फाइनली आई गेट टू चांस टू कवर यू टुडे, सो थैंक यू सो मच। आज आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया है। Thank you very much actually for making a story and basically discussing some things जिसमें कि and yes कुछ दिनों से work was quite busy, Yes. but now it's a good time. I think we should let people know something more about hearts. एग्जैक्टली सर, आपकी जर्नी जो बचपन से रही होगी, आपको मेडिकल में स्पेसिफिकली कैसे इंटरेस्ट आया? मीन्स तो ये जो जर्नी थी that was very fascinating in terms of when I say कि कहाँ से मेडिकल में इंटरेस्ट आया। सो ये बात होगी 8-9 के आसपास की, बिकॉज मैं दादी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था एंड दादा के साथ तो मैं मुश्किल से सम ईयर्स ही स्पेंड कर पाया। आई थिंक 3 years आई स्पेंड विद हिम। तो वो वाली मेमोरीज बहुत फेंट है, बट जैसा सुना दादी से पापा लोगों से, सो मैं उनका सबसे प्यारा, जिसे बोलना चाहिए ना, पोता नाती पोतों में मैं सबसे ज़्यादा प्यारा पोता था। एंड व्हेन आई वाज 3 ही एक्सपायर्ड। सो ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड ऑन 21 September 1986। मेरी दादी की डेथ हुई 21 September 1996। बोथ ऑफ देम डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ओके, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ इंसाइटिंग पॉइंट कि हाँ ठीक है, डॉक्टर भी बनना है और हार्ट डॉक्टर ही बनना है। हार्ट डॉक्टर ही बनना है। तो ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड था कि मतलब फैमिली में कोई डॉक्टर था? फैमिली में नहीं था? पर से अगर हम डॉक्टर की बात करें तो नहीं, बुआ डॉक्टर हैं डेफिनेटली, बुआ गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड नाउ शी इज सेटल्ड इन यूएस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फादर, जैसे दादा वाइस चांसलर रहे एग्रीकल्चर कॉलेज में, सेम थिंग पापा ने एक कंपनी की, वो भी एक तरीके से अभी एज ए रिटायर्ड डीन रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज। So we come from family of professors mostly. So it is like teaching profession has been the profession. So this way I am kind of seeking ये वाला area of doctors as the first time. ना दादा ना पापा ना अब मैं। तो मतलब आप डायरेक्टली आपने जंप किया डॉक्टर yes. के रोल पे। And उस चीज़ों के चक्कर में ऐसा था कि आई स्टार्टेड माई MBBS इन ईयर 2000 और उस समय होता था PMT या PET। रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस वर लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंस का रीजन यही है कि हमको पता ही नहीं है कि इसमें कहाँ से जाना है, इसमें कहाँ से जाना है, क्या करना है। आपके पास जो स्पेस था कुछ करने का वो भी बहुत कम था। सो इसीलिए हमारे पास PMT PET होता था। सब चाहते थे कि मैं मैथ्स ले लूँ क्योंकि माई मैथ्स वॉज गुड एंड इंजीनियरिंग कॉलेज का नंबर ज़्यादा था मेडिकल कॉलेज से। देन चाचा से बात करके फोर्स करके पापा मम्मी को मनाया कि नहीं मेरी मर्जी लेने दो। फॉर्चुनेटली थिंग्स वेंट द राइट वे। ऐसा होता भी था ना पहले कि लड़का है तो इंजीनियरिंग इज फिक्स और लड़की है तो डॉक्टर इज फिक्स। दैट इज व्हाट पहले के उसमें इन टर्म्स ऑफ चूजिंग ऑक्यूपेशंस, चूजिंग प्रोफेशंस, अभी तो फिर भी देयर आर फैसिलिटीज इवन लाइक smallest of things we have some platforms at least better than the previous ones. पहले सिर्फ इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स थे, मेडिकल प्लेटफॉर्म्स थे, रेस्ट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। एग्जैक्टली सर, जैसे हम डॉक्टर्स पे आते हैं तो हार्ट का, जैसे किसी को पेन होता है या हार्ट का हमें किसी डॉक्टर को दिखाना है लाइक, तो हमारा एक वो रहता है ना कि किसे दिखाना है। मीन्स हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट बेसिकली हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट ही होते हैं या और भी होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट आर कार्डियक फिजिशियंस। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट वो साथ में एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज, हम आजकल विदाउट हार्ट ओपनिंग हम दिल के छेद बंद कर सकते हैं। हम विदाउट हार्ट ओपनिंग वी कैन चेंज वॉल्व्स आल्सो, वॉल्व रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल। सो ये सारी चीज़ बेसिकली एक कार्डियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करता है। सो व्हेन इट कम्स टू चेस्ट पेन बेसिकली हम एज 14 को एज अ डिवाइडिंग फैक्टर देखते हैं। तो एज 14 के पहले पीडियाट्रिक्स देखता है, उसके बाद MD मेडिसिन देखते हैं। सो कार्डियोलॉजी इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन। सो फिजिशियन, कार्डियक फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, दिस इज जहाँ पे चेस्ट पेन बेसिकली पर से
maximum people focus on these people. आपने जैसे भी कहा कि हार्ट का होल वाला एक है जो ऐसा होता है कि हार्ट में जो होल होता है ये बाय बर्थ ही आता है, जैसे बेबीज को काफी होता है ये 99.99% होल्स आर बाय बर्थ. ये एक तरीके से जब हम कभी समझाना भी चाहते हैं हमारे पेशेंट्स को तो हम ये बोलते हैं कि एक तरीके से फॉर एग्जांपल आप घर की दीवार ले लीजिए, किसी दीवार के दो ईंट के बीच के सीमेंट अधूरा रह गया, सो दैट इज व्हाट कि जो मसल जब पूरी नहीं बन पाती तो उस वाले एरिया का जो डिफेक्ट रहता है वो एज अ होल काम करता है. बट होल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो सब चीज़ें अलग रहती हैं. नॉट एवरी होल कैन बी क्लोज्ड विदाउट ओपनिंग चेस्ट, मतलब ओपन हार्ट करना पड़ता है किसी किसी में. बट नाउ एटलीस्ट मोर देन पहले वी आर एबल टू क्लोज होल्स ऑफ हार्ट विदाउट ओपनिंग हार्ट, जस्ट जैसे एंजियोग्राफी होती है बाय सिमिलर टेक्निक्स थ्रू जस्ट अ स्मॉल नीडल पंचर फ्रॉम योर लेग. ओके, तो ऐसा होता है ना सर कि कई कई बच्चों के लिए काफी क्रिटिकल होता है, Yes. मतलब काफी लंबा सर्वाइव उनको Yes. करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है. Yes. तो ये किस कंडीशन में होता है? देयर आर कंडीशंस, जैसे कि खास करके जब हम लेफ्ट साइड की आर्टरीज की बात करते हैं, लेफ्ट साइड के हार्ट की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ों की जब प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है. सो दीज काइंड ऑफ होल्स जो रहते हैं जब हम लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पम्प्स टू योर होल बॉडी. सो अगर लेफ्ट साइड इज वीक, जैसे हम मेडिकल टर्म इज हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हार्ट बन ही नहीं पाया तो आपका पंपिंग ही नहीं होगा, सो दैट वे सर्वाइवल इज वेरी लेस. एंड सिमिलर कंडीशंस रहती हैं जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, हमारा या तो लंग्स में खून नहीं पहुंच पा रहा या बॉडी में उतना खून नहीं पहुंच रहा, सो दोज आर लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स. यानी नॉर्मली जो ब्लड की खून लेके जाती है पूरे बॉडी में, एओर्टा जिसको बोलते हैं, वो लेफ्ट साइड से निकलती है. इट कैरीज प्योर ब्लड. अगर वो राइट साइड से निकल रही है, सो व्हाट विल हैपन, जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरा बॉडी में जाएगा. अगेन अ कंडीशन व्हिच इज नॉन एग्जिस्टेंट टू लाइफ. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें कि बच्चों के ऊपर लाइफ थ्रेट रहता है. ओके, तो फिर जब ये ट्रीट हो जाता है तो उसके बाद भी डू एंड डोंट्स होते होंगे, लाइक Little do's हैं and don'ts are there for the early point of time, but over a period of time of survival they are just as other humans. नॉर्मल. Yes, so इसीलिए बहुत ज़्यादा सर्जरी से डरने वाली बात नहीं होती. Yes, there is a point of time जिसमें हमको थोड़ा precautions रखने होते हैं, but apart from that we become as normal as we are. ओके, अभी जैसे अब आफ्टर कोविड Yeah. अब हम लोग काफी सारा ये देखते हैं कि बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है. Absolutely. अभी रिसेंटली शायद मैंने कल परसों सुना, मेरी मदर ने मुझे बताया कि किसी 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हुआ है शायद. तो पहले जब मैं छोटी थी, मतलब मेरा पर्सनल ये वो है सोचना कि मेरे माइंड में एक थॉट था कि हार्ट अटैक ना आफ्टर 50s होता है. Okay. उससे पहले नहीं होता. मैं ऐसा सोचती थी, मुझे बाकी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता था. बट विद द टाइम जैसे अभी एज आती गई बढ़ती गई और अभी आफ्टर कोविड स्पेशली ये चीज़ है, तो ये इतनी कम एज में जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में अचानक हार्ट अटैक हो जा रहा है, या ऑल ऑफ सडन कोई कहीं बैठा है ट्रेन में या किसी में, उससे Right. वहाँ हो जा रहा है, तो मतलब ये इतना क्यों इतना सो पहले की लाइफ पैटर्न्स और अब के लाइफ पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. पहले बहुत ज़्यादा फैट चीज़ें थी नहीं. फैट मतलब जो हमारे जंक फूड्स हैं, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम आज से 20 साल पुराने रायपुर की ही बात कर लें, हमारे पास खाने को ज़्यादा मिलता क्या था. हम पाव भाजी के लिए मीन्स मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट फूड्स वेयर द फैट फूड्स दैट वेयर अवेलेबल. Rest of the things were just coming in. If I remember my younger age, younger time, college time, हमारे टाइम पे गरछास कॉम्प्लेक्स में बर्गर बाइट वाज द फर्स्ट स्पॉट. उसके बाद फूड जोन आया था. सो दीज वेर द टू हाई स्पॉट्स फॉर यू कैन से फास्ट फूड सेंटर्स. दीज वेर द अपकमिंग थिंग्स दैट, और उसमें भी लोग बाग यूज्ड टू गो once in a while and they used to go for parties and things like that. Treats के लिए जा रहे हैं. Now the things are very common. Reason being because हमारी लाइफ इतनी कॉम्पिटिटिव है. टेक एनी प्रोफेशन, टेक एनी जॉब, कंपटीशन ज़्यादा है. एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट हसल. सो उस हसल के साथ साथ टाइम यूटिलाइजेशन हर आदमी को करना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इज बीइंग टेकन बाय वर्क एंड जो वर्क स्ट्रेस हैंडल करना है. सो व्हाट हैपेंस इज डेस्क जॉब बढ़ गए, आपकी एक्टिविटी सीडेंटरी हो गई. पहले बाइक्स, स्कूटर्स और साइकिल्स. मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन टू साइकिल्स स्कूल में.
Now the pattern has totally changed. Most of the students go through bikes. The reason being कि now technology has taken over. So जो exercise होती थी, जो activities होती थी, those are curtailed down. Earlier sports period में people used to play. Now those things are taken back by studying time. The reason being प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कंपटीशन निकालना है, कुछ करना है, सो वहाँ पे भी एक्टिविटी लो हो गई. सो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट इन अर्ली एज? बिकॉज जो हैबिट हम कल्टिवेट करते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं. किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में डेवलप हो जाता है, किसी का इंटरेस्ट साइकिलिंग में डेवलप हो जाता है, कोई कुछ करता है. सो जब तक एक्टिविटी रहती है योर बॉडी मेटाबॉलिज्म इज फाइन, ताकि एंड देन योर बॉडी मेटाबॉलिज्म सम पार्ट डिक्लाइन, बट वो डिक्लाइन विद एज होगा, इट डजंट डिक्लाइन ऑन इट्स ओन. सो एक एक्टिविटी स्केल डाउन हो गया, वर्क स्ट्रेस में तनाव आ गया, फूड हैबिट्स चेंज हो गई. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉल्यूशन, जेनेटिक्स, there are many multi factors जिसके कारण से the age has come down. Means अगर if I talk about myself, the youngest person जिसमें मैंने स्टैंड डाला है that is 23-24. ओके. Yeah. जैसा आपने जेनेटिक बोला ये, तो मेरा एक ये भी क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारा कुछ जो है, हार्ट डिजीज, ये जनरेशन टू जनरेशन अफेक्ट करता है. अगर फैमिलीज में है देन डेफिनेटली देयर इज सम जेनेटिक पार्ट अटेन टू इट. क्योंकि इसीलिए हम पूछते भी हैं कि अगर फैमिलीज में है सो वी एक्सपेक्ट वो चीज आगे चल के आने का. सो दैट इज व्हाई वी से कि आपको थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स यू शुड बी टेकिंग ऑन थॉटफुल प्रोसेस. प्रिवेंटिव मेजर्स या गुड हेल्दी लाइफस्टाइल हम आजकल सिखाते हैं, बट इट शुड बी इन जनरल पार्ट ऑफ लाइफ. बट एज आई सेड, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा हसल के रूप में चल रही हैं, so it again is something that we have to adopt to. But अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, your genes से इसकी है, कई लोगों की फैमिलीज में 45s 50s में ही हार्ट अटैक आ जाते हैं, then definitely it's a high alarm that post 30s we should be making sure that we stay healthy in terms of whatever things we can. Genetics we can't change, तो जो होगा वो तो बात की बात है, but अगर हम अपनी तरफ से जितना हेल्दी रह सकते हैं we should do it. But why only heart problem? It is not just heart problems, because it is not कि सिर्फ बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल हार्ट की प्रॉब्लम करता है. आप देखें वो स्ट्रोक भी करता है, वो किडनी भी फेल करता है. पीपल गेट रेटिनल हैमरेजेस, मतलब आई में आपके जो पीछे का पर्दा जिसको हम बोलते हैं उसमें खून आ जाना, सूजन आ जाना. सो ये बीपी शुगर्स के ये भी प्रॉब्लम होते हैं. सो इट इज नॉट जस्ट हार्ट, बट अगर ये फैमिली हिस्ट्री में है तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको वो चीज़ों को पहले से ध्यान देना है. सपोजली हमको शुगर है, हमारी एक्टिविटी स्केल अच्छी होनी चाहिए. वी शुड बी चेकिंग आवर शुगर से एवरी एटलीस्ट 6 मंथली आफ्टर 30 कि भाई वी आर नॉट लैंडिंग टुवर्ड्स प्री डायबिटिक स्टेज. अगर प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच रहे हैं वी शुड कर्टेल आवर फूड की लिमिट करना है कि किसी भी हाल में, क्योंकि प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंचने का मतलब ये है कि हम जो खा रहे हैं और बॉडी मेटाबॉलिज्म है, देयर इज अ मिसमैच टू इट. मिसमैच क्यों? क्योंकि जो हम खा रहे हैं भले कम भी हो लेकिन जमा ज़्यादा हो रहा है. दैट इज व्हाई वी आर लैंडिंग टू प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज. उस पे फोकस करना है. जो लो बीपी और हाई बीपी का एक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लो बीपी है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब किन लोगों को हाई बीपी होता है, किन लोगों को लो बीपी होता है? इट इज़ नॉट कि हम पब्लिक में से 10 लोगों में से बता सकते हैं इनका लो बीपी है, हाई बीपी है. बेसिकली हाई बीपी की जो टेंडेंसीज हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और एक्टिविटी. सो वहाँ पे हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं. रही बात लो बीपी की, तो कई बार बीपी का नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जैसे हम जो नॉर्मल बीपी लेते हैं, ऊपर वाला 100 से लेके 140, नीचे वाला 60 से लेके 90. दैट इज व्हाट यानी 100/60 to 140/90 इज अवर नॉर्मल बीपी. बट आप देखेंगे कई बार लेन एंड थीन मेल्स रहते हैं, यंगर जनरेशन, ये स्पेसिफिकली लीन फीमेल्स, उनका बीपी आपको 90-60 मिलेगा. बट अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, लो बीपी के सिम्टम्स आमतौर पे क्या रहते हैं? बार बार चक्कर आ जाना, हम खड़े होते हैं, ज़्यादा देर लंबा चलते हैं तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, थक के बैठ जाना पड़ता है क्योंकि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, पसीना पसीना हो जा रहा है. सो दोज आर सिम्टम्स ऑफ लो बीपी, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है. अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, दैट मीन्स फॉर योर बॉडी दैट बीपी इज डूइंग योर ओके वर्क. इसमें दूसरी चीज़ें हम कैसे देख लेते हैं? आपका यूरिनेशन, बिकॉज यूरिनेशन अगेन बिकॉज जो फिल्टर ब्लड फिल्टर होके किडनीज के थ्रू आता है दैट फॉर्म्स यूरिन. अगर यूरिन ठीक से हो रहा है मतलब बीपी आपका इतना ब्लड तो दे रहा है कि योर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग एंड यू आर फंक्शनिंग.
सो इसीलिए लो बीपी यूजुअली इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी हैबिटस मोस्टली. कई बार इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोजेनिक थिंग्स, मतलब नर्व्स की ओवर एक्टिविटी या लेग्स एक्टिविटी के कारण हो पाता है, जिसको कि हम कई बार ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और वो बोलते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हाई बीपी या हाइपरटेंशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, more salt, less activity, eating foods that don't contain fibers, no fruits, things like that. ओके. सो जैसे हार्ट अटैक्स आते हैं तो अपने को एक माइनर हार्ट अटैक था, डॉक्टर कई बार ऐसा बोलता है कि उनको जस्ट माइनर हार्ट अटैक हुआ, फिर मेजर हार्ट अटैक. Right. तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जब हम मेडिकली कुछ चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं तो वी ट्राई कि हम पेशेंट को, बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ मेडिसिन इज कि पेशेंट क्या जानना चाहता है आप उसको वो चीज़ कन्वे कर पाएँ. तो अगर मैं ये बोल दूंगा कि जैसे नाउ आई विल यूज मेडिकल टर्म्स कि आपको स्टेमी हुआ है, एवरीवन विल बी लाइक सर क्या बोल रहे हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड. सो इसीलिए एज पर ECGs, एज पर एकोकार्डियोग्राम्स या एज पर द ब्लड टेस्ट ऑफ जो हम हार्ट अटैक के ट्रोपोनिन्स करके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, इन सब को देखते हुए वी टर्म टू एक्सप्लेन पेशेंट कि दिस इज माइनर हार्ट अटैक, दिस इज स्टार्ट ऑफ हार्ट अटैक, या अगर अब आप इस पे वो नहीं करेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने वाला है, या ये एकदम मेजर सीवियर है, इसमें तो आपके पास 2 मिनट भी नहीं है, आपको तुरंत कुछ ना कुछ आगे के स्टेप लेने हैं, एंजियोग्राफी कराना है या हॉस्पिटलाइज होना है, थिंग्स लाइक दैट. सो ये सारे जो फैक्टर्स रहते हैं, दीज आर द क्लासिफिकेशंस जो हम ECG, इको और ब्लड टेस्ट के हिसाब से हैं. These words are used to explain patients. And apart from that कोई classification है कि major minor में क्या क्या आता है, नहीं. This is just the terms to explain in layman language कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है. ओके. तो किसी भी एक इंसान को 1 से 2 या 3 बार हार्ट अटैक आता है जैसे कि मैंने सुना है. तो कई एक सरवाइव कर पाते हैं, 2-3 तक करवा पाते हैं, कई फर्स्ट तक नहीं करवा पाते हैं. उनका भी सेम ही है उनका प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. अगर आप देखेंगे तो कई बार हम ये देखते हैं कि किसी पेशेंट की हार्ट अटैक से डेथ हुई, यानी उनको टाइम नहीं मिला, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, उनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं मिल पाया, एंड समहाउ दे सकम्ड अनफॉर्चुनेटली एंड उनकी लाइफ सेव नहीं हो पाई. कई बार हम ये भी सुनते हैं कि पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हो गया था, उसके 6 घंटे बाद या उसके 2 दिन बाद उनका, बिकॉज जब हार्ट अटैक आता है तो थिंग्स स्टार्ट, जो ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसीज हैं, ब्लड में इन्फ्लेमेशन, जो कि बॉडी का इनसाइड एक इन्फेक्शन जैसा चीज़ है, इन्फेक्शन नहीं होता बट अगेन टू एक्सप्लेन इट इज़ लाइक इन्फ्लेमेशन, वो सब चीज़ें रहती हैं. सो हाउ वेल द बॉडी अडेप्ट्स, हाउ वेल द हार्ट का जो मायोकार्डियल रिजर्व है, मतलब मायोकार्डियल रिजर्व का ये मतलब हो कि आपने पहले अपने हार्ट को कैसे ट्रेन करके रखा है. तो जो छोटी छोटी नसें क्या वो टाइम पे खुल पाई, या उन्होंने उस समय के लिए थोड़ा बहुत ब्लड दे दिया जिससे कि वो जो एक मेजर चीज़ थी वो बचा हुआ हार्ट हैंडल कर पाया. सो ये सब चीज़ों का मिक्सचर रहता है. दैट इज वाई जब एक बार अटैक आ जाता है उसके बाद फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स आर अनसर्टेन. द बेस्ट थिंग, आपको आगे का स्टेप लेना है, एंजियोग्राफी कराना है, एंजियोप्लास्टी कराना है या बाईपास कराना है, दैट सॉर्ट्स आउट द ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद वंस दैट पीरियड ऑफ टाइम पासेज अवे, एवरीथिंग इज ऑलराइट. मैं एग्जैक्टली अब आपसे भी ट्रीटमेंट के ही बारे में पूछने वाली थी. एक तो पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता चलता है कि नाउ वी आर हैविंग द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, व्हेन टू विजिट डॉक्टर? तो सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एंड सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक बोथ आर नियरली द सेम. चेस्ट पेन, सांस फूलना, पसीना आना, लेफ्ट हैंड में जो आपका चेस्ट पेन है लेफ्ट हैंड में रेडिएट करता है, जॉ में रेडिएट करता है, कई बार अचानक से चक्कर आके सडनली बेहोश हो जाना, ये सारे सिम्टम्स बेसिकली हार्ट अटैक के होते हैं. हार्ट के पर से सिम्टम्स की हमको ये समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है. आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं वो ना कर पाएँ. आप जैसे फॉर अ चांस यू लिव एट 3rd फ्लोर, आप 3rd फ्लोर तक डेली पैदल चल पाते थे, यू कैन क्लाइंब द स्टेयर्स. ओवर 5-10 डेज यू आर सीइंग कि नहीं मैं थक जा रहा हूँ, मैं थक जा रही हूँ, आई कांट क्लाइंब. दैट आर द की फैक्टर्स, दैट आर द रेड फ्लैग्स विच टेल्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. इट इज़ हार्ट, इट कैन बी लंग, इट कैन बी योर हीमोग्लोबिन, बट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है.
वी शुड चेक इट आउट. सो दीज आर द पॉइंट्स फैक्टर्स जहाँ पे हमको एक्ट करना रहता है. अगर हम ये एक्ट कर लेते हैं, सो वी ट्राई कि हम उस अटैक वाली फेज में ना जाए, बिकॉज वंस देयर इज एन हार्ट अटैक द लाइफ रिस्क इज 50% एंड मोर. Okay. With blockages, definitely it is not, if they are treated at that point of time. जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होता है? Blockages are non-reversible. Okay. If आपके पास 20% ब्लॉक है, so हम उसको 0% कर दें कोई टेक्निक से, it is not possible. Okay. We can try with good cholesterol controls. किसी को शुगर है, with good sugar control, with a healthy lifestyle, with proper exercises, we can try कि वो 20% 80% ना बने, वो 60% ना बने. That is what our main purpose is. ताकि जो blood बह रहा है, arteries are what? For explaining, artery is the pipeline. Basically, heart या body का circulation pipeline से हो रहा है, जैसे घर में पानी का circulation होता है. अगर कहीं पे blockage आ गया, जैसे किसी नल में कोई कचरा फंस जाता है, उस नल का पानी या तो आना कम हो जाता है या आना बंद हो जाता है. अब अगर आना बंद हो गया तो उस नल का एरिया आपको हमेशा सूखा नजर मिलेगा. और ये चीज अगर आपकी लिविंग बॉडी में हो रही है, वहां तो इसलिए क्योंकि वहां तो सिंक है, विच इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. बट अगर ये आपकी बॉडी है जो कि लिविंग स्ट्रक्चर है, तो आपका वो ऑर्गन तो पूरा डैमेज होगा, सूख जाएगा मतलब काम नहीं कर पाएगा. सो दैट पार्ट इज नॉन फंक्शनल एंड दैट इज द रीजन व्हाई आवर लाइफ गेट्स एट रिस्क. सर जो जैसे रेगुलर बेसिस पे काफ़ी लोग वॉक कर लेते हैं, जैसे हम डाइटिशियंस के पास मोस्टली जाते हैं, सर दे ऑलवेज सजेस्ट कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज एंड इट्स ओके, जस्ट यू वॉक फॉर 45 मिनट्स नॉन स्टॉप, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ. तो क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है या सच में वॉक से बॉडी चल जाती है? मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज इज व्हाट वी रिकमेंड. अब अगेन देयर इज लाइक क्वेश्चन आता है कि सर अब ये माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, हेवी क्या है. हेवी एक्सरसाइज एवरीवन नोज. माइल्ड एंड मॉडरेट के बहुत थिन बैरियर्स हैं, सो इट इज नॉट. हेवी एक्सरसाइजेस आर लाइक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस दैट वी परफॉर्म. दे शुड ऑलवेज बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट, बिकॉज नाउ वी सी people have some or the other heart ailments or body ailments. So जब भी आप high intensity exercise कर रहे हो, whether you are a sports person or whether you are a fitness person, in terms of you go to gym performing high intensity exercises, make sure आप अपना body checkup एक बार करा लें, making sure your heart is functioning well. आपको कोई ऐसी genetic चीज़ नहीं है, heart की muscle की thickness नहीं है, जो कि अचानक से because of doing activity can make you collapse down. If those things are not there, perform high intensity again under your guidance of a fitness instructor, under your sports guidance instructor, because they know how your body can take what level of high intensities. But for a therapy point of view or for a well-being point of view, moderate level of exercise is good, which starts from brisk walking, running, cycling, jogging, then you can take Zumba. Aerobic and resistance exercises, mixed और aerobic exercises, these are the kind of things जो हमको करनी है. Pure resistance exercises का फायदा उतना नहीं देखा गया है, इसीलिए वेट लिफ्टिंग को एटलीस्ट कुछ टाइम तक एरोबिक से मिक्स करना है. आप उसको जिसे बोलते हैं क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस से मिक्स कर सकते हैं, आप उसको ट्रेडमिल कार्डियो वर्कआउट से मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप उसको बेसिकली जुम्बा से मिक्स कर सकते हैं. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोबिक रेजिस्टेंस को मिक्स रखना है या प्योर एरोबिक रखना है. दैट इज व्हाट स्टडीज हैव शोन कि प्योर रेजिस्टेंस सिर्फ वेट लिफ्टिंग से उतना फायदा बॉडी की हेल्थ को या हार्ट हेल्थ या बीपी हेल्थ को नहीं मिलता जितना कि मिक्सचर से मिलता है. बट बेसिक तो ये है सर, जिम के नाम पे लोगों का ऐसा माइंड सेट है ना, हाँ हम जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, दे डोंट गो फॉर द हार्ट, फॉर द हेल्थ. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी लाइक. अगेन bodybuilding is again a sport, and it is a huge area of profession also, and it's a huge sport also. Whether if we see deadlifting, weightlifting, bodybuilding per se, these are all sports which are being developed. तो अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली दे आर, इसलिए मैंने कहा. बट अगेन दीज आर ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स विच रिक्वायर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज. सो मेक श्योर आपकी बॉडी वो ले सकती है. अगर आपकी बॉडी ले सकती है, देयर इज नो हार्म डूइंग इट. Or when we talk about exercises per se, gym is not the only exercise. Sports is an exercise. आप daily cricket खेलते हैं, आप daily badminton खेलते हैं, आप daily football खेलते हैं. आपके लिए cycling is an exercise. Swimmers के लिए swimming is an exercise. Dancers के लिए zumba, everything is an exercise.
So do anything of your choice. Even yoga is an exercise. Power yogas are there, yogas are there, where your body is active and your basal metabolic rate, हमारा जो metabolism है, it is being always stroked कि आप भैया शरीर में जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज होगा. This is what the main functionality it is. ओके. किस एज से सर्टन, लाइक कौन सी एज से या कब हमें ये समझना चाहिए कि जैसे बेसिकली हम बॉडी का चेकअप कराते रहते हैं ना, रूटीन चेकअप कराते हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि नाउ वी कैन डू द हार्ट डॉक्टर, मतलब अब हमें इस चीज का भी चेकअप कराना चाहिए, रूटीन चेकअप कराना चाहिए, तो वो कब से स्टार्ट करना चाहिए? सो अगेन द नंबर वेरीज, इट इज नॉट अ फिक्स नंबर, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि मैं 20 से चेकअप करा लूँ तो मैं बच जाऊंगा, या मैं 60 तक नहीं कराऊँ तो बच जाऊंगा. So on a whole scale, what we have seen with the current scenario, every person beyond 35 or 40 yearly should get a routine body checkup. Routine body checkup means making sure your liver is good, your kidney is good, your heart is functioning well, your means in terms of abdominal organs they are doing good, your lung capacity is well, and your hemoglobin things are going good. अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं, I think you are doing great. So अगर जब तक हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो once in a year this is fine post 35s or 40s. बट सपोजिटली हमारी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, फैमिली हिस्ट्री है शुगर की और एंड समथिंग कोलेस्ट्रॉल की, देन वी शुड बी श्योर कि हम 35 के बाद कराना ही कराना है. देन इट शुड बी विजिलेंट टास्क टू बी डन. कई लोगों के फैमिली हिस्ट्री में अर्ली डेथ्स होते हैं, अर्ली 40s, अर्ली 30s. अगर अर्ली 30s है स्टार्ट फ्रॉम 20s, अर्ली 40s है स्टार्ट फ्रॉम 30s, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक जेनेटिक चीज़ है. अगेन जेनेटिक टेस्टिंग जब हम करते हैं, सो देर आर नॉट मल्टीपल जीन्स दैट वी कैन टेस्ट, देर आर फिक्स बैटरी ऑफ टेस्ट दैट कैन बी डन. सो वी पिक द मैक्सिमम्स, बट अगेन सम थिंग्स विल नॉट बी टेस्टेड. सो इसीलिए वी शुड बी कि उससे जो हुआ उससे 10 साल पहले कम से कम वी शुड स्टार्ट गेटिंग आवरसेल्फ टेस्टेड एनुअली. ओके. तो सर जैसे ये बाईपास सर्जरी, स्टेंट, ये जो है ये कौन से ट्रीटमेंट्स हैं और बेसिकली हार्ट के ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं जो जब हम एंजियोग्राफी, सबसे पहले एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, हम आमतौर पे ये 3 नाम सुनते हैं. एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये कोई सर्जरी नहीं है, बट चूंकि ये एक सुई लगा के होती है इसीलिए एक इन्वेजिव टेस्ट है. बट दिस इज जस्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब हम इससे सिर्फ डायग्नोज करते हैं कि हमारी हार्ट की नस में या किडनी की नस में, वो रीनल एंजियोग्राफी होता है, ब्रेन एंजियोग्राफी होते हैं, ब्लॉकेजेस कहाँ पे हैं और कितने हैं या नहीं हैं. सो ये आपको बताएगा. कोई भी ब्लॉकेज हार्ट में की बात कर रहा हूँ 70% से ज़्यादा है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे बड़ी नस जो हार्ट की होती है उसको हम मेन नस ही होती है, तो उसका नाम भी लेफ्ट मेन है, उसमें 50% या बाकी की नसों में 70% या ज़्यादा है. देन ओनली वी आर रिक्वायर्ड टू गो अहेड फॉर एंजियोप्लास्टीज और बाईपास सर्जरी. अब डिसीजन बिटवीन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी उसकी बहुत सारी लिस्टिंग है, बट अगर आपकी तीनों नसों में बेसिकली ब्लॉक्स हैं और नसें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, देन वी गो फॉर बाईपास. अदरवाइज तीनों नसों में भी हम स्टेंट डालते हैं एंड 2 नसों में भी हम स्टेंट डालते हैं. हार्ट की पंपिंग वीक है कि नहीं है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसका मिक्स एंड मैच करके वी डिसाइड कि पेशेंट के लिए बाईपास बेटर रहेगा या स्टेंटिंग बेटर रहेगा. सो दैट इज द चॉइस वी गिव, बट अगेन देन पेशेंट हैज द बेस्ट चॉइस कि उसे क्या कराना है. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ज़्यादा एसिडिटी का जो अटैक होता है लोगों को, मोस्टली पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि मेरे सेंटर में पेन, मतलब कईयों को पहले तो ये था कि हार्ट इज इन टू लेफ्ट, सो हार्ट अटैक विल कम बाय लेफ्ट साइड से होगा, है ना. बट विद द टाइम, विद द एजुकेशन, हेल्प ऑफ एजुकेशन, हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, हार्ट अटैक का पेन सेंटर से ही आता है ना. राइट साइड से भी आ सकता है. अच्छा, ओके. तो जैसे कि एसिडिटी का अटैक होता है जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में, तो वो अटैक को भी लेके बहुत आते होंगे पेशेंट्स आपके पास ना, जिनको कंफ्यूजन होता होगा. डिफरेंस करना है कि कौन सा एसिडिटी का पेन है, कौन सा हार्ट अटैक का पेन है. देयर आर वेज, जैसे कहने का मतलब
अगर सिर्फ पोजीशन की बात करें तो स्टर्नम मतलब ये जो हमारे बीच की हड्डी है उसके पीछे का पेन रिफ्लक्स के कारण भी हो सकता है और उसका जो पेन है वो हार्ट के कारण भी हो सकता है। बट हमको ये देखना है कि अगर हार्ट का पेन है तो यूजुअली वो एक्सर्शन से बढ़ेगा। अच्छा। अगर एक्सर्शन से बढ़ता है या हम जैसे जो सॉर्बिट्रेट की गोली जिसका नाम चलता है बेसिकली वो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है या उससे रिलीव हो जाता है, देन इट इज लाइक कि हमारा वो पेन मोस्टली हार्ट का है। अपार्ट फ्रॉम दैट गैस का पेन यूजुअली या तो खाली पेट में ज्यादा होता है या खाना खाने के बाद ज्यादा होता है। इन सब कारण को चीजों को देखते हुए वो पेन थोड़े से गैस के लगते हैं। कई तौर पे हार्ट का पेन भी खाना खाने के बाद बढ़ता है जिसको हम पोस्ट प्रैंडल एंजाइना कहते हैं। पर अगेन अगर वो एक्सर्शन से बढ़े, कोई एक्टिविटी से बढ़े और नाइट्रेट खाने से कम हो तो देन इट इज द हार्ट का पेन। ओके। अभी जैसे हम लोगों ने कोविड सरवाइव किया, सबको वैक्सीन लगी काफ़ी सारी, बीच में न्यूज़ में मीडिया में बहुत हल्ला रहा कि ये हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वैक्सीन्स जो लगी हैं हमें। और उस पे भी दोनों वैक्सीन्स पे डाउट था कि जिन्हें कोविशील्ड लगी है उन्हें हो रहे हैं, कोवैक्सीन वालों को नहीं हो रहे हैं। तो ये सच में रिलेट करता है? तो दो तरह की वैक्सीन थी, एक mRNA वैक्सीन थी एंड अदर वेरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो दैट इज व्हाई कि वो सारी डिबेट्स चल रही थी। बट अगेन जैसे कोविशील्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था तो कोविशील्ड में एक रिस्क के साथ बिकॉज ऑफ दोस mRNA थिंग्स ये था कि 41-42 डेज तक वो 0.1% क्लॉट बनाने की टेंडेंसी बढ़ाता है। बट अगेन दैट वाज सीन, जो स्टडीज हुई उसमें देखा गया कि वो 42 डेज तक कर रहा है। उसके बाद द रिस्क वाज नियरली द सेम एज एनी अदर ह्यूमन, चाहे उसे वैक्सीन लगी हो चाहे ना लगी हो। सो इसीलिए अब कोविड को या वैक्सीन को लगे हुए आई एम प्रीटी मच श्योर जिनको लगी होगी, होपफुली अभी और लग रही होगी, बट जिनको लगी होगी वो ऑब्वियसली 42 डेज या इतने मंथ्स पास कर चुके हैं। सो उस चीज को एक मन में धारणा बना के स्ट्रेस में रहना, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग। अगेन एज आई सेड प्रीवियसली, सबसे पहले हार्ट अटैक इज मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है कोविड इन्फेक्शन उसका एक पार्ट हो, बिकॉज कोविड इन्फेक्शन खुद से भी ब्लड क्लॉट्स बढ़ाता था, इसीलिए हम कई बार इकोस्प्रिन्स या फिर मोस्टली ब्लड थिनर्स, इकोस्प्रिन का यूज तो कम बट ब्लड थिनर्स का यूज काफी किया गया क्योंकि लंग की आर्टरीज में क्लॉट बहुत देखे गए, हार्ट अटैक्स कोविड में बहुत देखे गए। तो ये टेंडेंसी क्लॉट होने की कोविड इन्फेक्शन में थी। तो इन्फेक्शन भी हुआ, वैक्सीन्स का देखा गया था कि 0.1% रिस्क था, दैट टू वाज स्टिल 42-43 डेज। उसके बाद तो नाउ वी आर पार्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम सब उसी पे फोकस करेंगे तो बाकी चीज जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका क्या? एग्जैक्टली मैंने आपसे जितना डिस्कस किया काफ़ी सारा कर लिया है मेरे ख्याल से। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे डिस्कस करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारे डाउट्स हैं मेरे मन में, बट एज यूजुअल द शॉर्ट ऑफ टाइम मैं आपसे अब यही पूछूंगी कि आप जो हमारी ऑडियंस हैं उनके लिए अपने हार्ट को केयर करने के लिए क्या सजेशन देंगे? सो ऑडियंस के बेसिकली मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप कोशिश करें कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए बिकॉज स्ट्रेस अगेन इज अ रिस्क फैक्टर। अगर हम टाइम टेबल फॉलो करने लगेंगे तो टाइम टेबल इज अगेन अ रिस्क। अगर हम वापस जाएं स्कूल टाइम पे, वो टाइम टेबल ही हमको सबसे ज़्यादा डराता था कि अरे यार अब इसकी क्लास है, अब इसकी क्लास है, अब इसकी क्लास है। सो हम जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम मेंशन करते हैं एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक, 30 मिनट्स पर डे, कम से कम इतना करिए। उसके बाद का आपके हेल्थ के हिसाब से यू कैन फॉलो। सो मेक श्योर कि आप इनएक्टिव ना हो, मेक श्योर आप स्ट्रेस को चैनलाइज कर सकें, एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना लें, एंड ईट प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड में ये है कि इट्स नॉट कि आप कुछ खा नहीं सकते या हम कुछ चीज़ें एकदम प्रतिबंध लगा रहे हैं। अगर आप डायबिटिक्स हैं तो डेफिनेटली कुछ रहेगा। आप किसी चीज़ से हैं जैसे बीपी के मरीज हैं तो नमक कम ही खाना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेली फ्रूट खाना, बिकॉज फ्रूट्स हमारे बेसिकली इफ आई सी अराउंड मी या इंडिया में फ्रूट इज अ लग्जरी बट एक्चुअली फ्रूट इज अ नेसेसिटी। सबको डेली फ्रूट खाना चाहिए। डायबिटिक्स के लिए स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं उनको उस हिसाब से लेना चाहिए। वी शुड टेक मोर फाइबर्स, वी शुड बी टेकिंग मल्टीग्रेन्स, वी शुड बी टेकिंग पल्सेस, एंड दिस इज हाउ आवर डाइट शुड बी। एक और लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपसे कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, एनी केस, एनी क्रिटिकल केस जो आपको कभी लगा हो कि हाँ दिस इज द टफेस्ट थिंग
Things have been tough in terms of cases, काफी मल्टीपल तरह के मिलते हैं. So picking out one is again going to be difficult. But start of the journey again was वो जो आंटी थी, दादी थी, वो बेसिकली 76-77 ईयर ओल्ड थी. उनका बाईपास हो चुका था पहले एंड शी सडनली डेवलप हार्ट अटैक. एंड हार्ट अटैक के बाद जब तक हम उनको एंजियोग्राफी के लिए लेते, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एंजियोग्राफी हर पल्स नियरली लिटरली केम डाउन टू 0. तो पहले पेसमेकर डाल के उनकी पल्स को वो करना, फिर उनका एक ग्राफ पूरी तरीके से बनना, उसे खोलना. सो दिस वाज जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. सो अगेन बोलते हैं ना, कैरियर में आदमी स्लोली ग्रो करता है. सो व्हेन यू स्टार्ट विद द टफ थिंग्स एट द स्टार्ट, तो यू फील कि नहीं ठीक है, what we are doing we can make a difference and we should be trying to spread this knowledge कि कभी angioplasties या वो लगता है, so it's not for bad, it's for good, and try maximum कि लोगों को उसकी ज़रूरत ही ना पड़े. So healthy lifestyle will make sure about it. But अगर कुछ है, we should not be afraid of it, because ये बहुत बड़ा myth है कि angioplasty से शरीर की रचना चेंज हो जाती है, bypass से. This is your treatment, we should not be afraid of it. Exactly. सर थैंक यू सो मच, आपने अपना Pleasure. इतना Pleasure. प्रीशियस टाइम दिया. एंड एज यूजुअल मैं हमेशा अपने एपिसोड्स में कहती हूँ कि मेरे सारे गेस्ट से मेरे बहुत क्वेश्चंस Right. रहते हैं, बट स्टिल मेरे क्वेश्चंस बच जाते हैं. और Definitely. मुझे वाइंड अप करने के बाद में और ऐसा लगता है कि आई शुड आस्क दिस और ये Yes. मुझे और पूछना था. तो एज यूजुअल इन फ्यूचर नियर बाय मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे Definitely. आपको फिर से कनेक्ट करना है, Anytime. तो I'll Anytime. definitely do Anytime. the second Because part with you. The more the stories of good can be, या हम कुछ और अच्छा लोगों के साथ कर सकते हैं, much is better. Thank you so much Pleasure for is mine. Pleasure is mine. being Thank the you. guest for Stories of India. Thank you, sir. Thank you. Thank you.